नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। हाजिर हूं एक और वीडियो के साथ जिसमें सामान्य अध्ययन के आपके प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के का एकदम विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है हमारा, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। इसका जो सही उत्तर है ये हमारा हो जाएगा पश्चिमी घाट में। 16 घास स्थल वनों का उस कटिबंधीय मोंटल जंगलों के रूप में माना जाता है। इस तरह के घास के मैदान नीलगिरी, कन्याकुमारी और पश्चिमी घाट के ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो हमारे दक्षिणी भारत में स्थित हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र हमारा समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र है। यह हमारे पृथ्वी पर सबसे अधिक भाग में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम था। तो हमारे जो प्रथम कृत्रिम उपग्रह था उसका नाम हमारा आर्यभट्ट था। यह 1975 ईस्वी में सोवियत संघ के द्वारा इसका प्रशिक्षण किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पर खींची गई है। तो इस रेखा को हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इस रेखा के द्वारा हम पृथ्वी को पूर्वी व पश्चिमी भाग में बांटते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है। जो हमारी पृथ्वी है उसके तल के नीचे जो पत्थर पिघले हुए हैं उनको क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा मैग्मा हो जाएगा। जो पृथ्वी तल के नीचे पत्थर होते हैं ये शीतलन के कारण आग्नेय चट्टानों का निर्माण करते हैं, इन्हीं को मैग्मा कहते हैं। जो मैग्मा चट्टानें होती हैं इनके कारण शीतलन के कारण आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा गोबी का मरुस्थल हो जाएगा। गोबी का मरुस्थल हमारा तिब्बत के क्षेत्र और मंगोलिया के अधिकांश भागों में फैला है। यह एक ठंडा मरुस्थल है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर सबसे बहने वाली सबसे लंबी नदी है, इसका नाम नर्मदा हो जाएगा। यह 1312 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की ओर बहती है तथा यह अरब सागर में जाके गिरती है। यह एस्चुरी का निर्माण करती है। अगर पूछा जाए भारत में हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदी तो उसका नाम हो जाएगा गंगा, जो हमारी 2525 किलोमीटर बहती है और वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 8, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा भागीरथी नदी पर स्थित है। यह हमारे उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। तो रेड डाटा बुक हमारा जो विलुप्ति के करीब जीव हैं इनसे संबंधित है। विश्व के सभी संकटापन्न जीव जंतुओं का रिकॉर्ड इस रेड डाटा बुक में रखा जाता है। रेड डाटा बुक को IUCN द्वारा जारी किया जाता है। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित है। तो इसका जो सही उत्तर है ये हमारा हो जाएगा राजस्थान से। इस नहर से मरुस्थलीय क्षेत्रों में सिंचाई के लिए पेयजल की आपूर्ति संभव हो पाई है, क्योंकि जो राजस्थान है हमारा एक मरुस्थलीय राज्य है। प्रश्न अगला है हमारा, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। सुंदरलाल बहुगुणा जी हमारे चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। यह आंदोलन वृक्षों के काटने के विरोध में 1973 से 1974 में वर्तमान समय के उत्तराखंड राज्य में
प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि ध्वनि प्रदूषण का मापन किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हमारा है डेसिबल से किया जाता है। जो ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है इसका हम मापन डेसिबल से करते हैं। सामान्य श्रवण शक्ति के आधार पर 25 से 30 डेसिबल बहुत पर्याप्त है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को हमारा अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन परत के संरक्षण की जागरूकता है हमारा ओजोन दिवस को हम मनाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ग्रीन मफलर संबंधित है, तो ग्रीन मफलर हमारा ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर के द्वारा हम वृक्षारोपण करके ध्वनि प्रदूषण कम करने की एक तकनीकी का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्ल वर्षा का मुख्य कारक है, तो इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा हमारा सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये हमारा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्ल के वर्षा का मुख्य कारक है। यह गैस उद्योगों तथा वाहनों से उत्सर्जित होती है तथा वर्षा की बूंदों तथा ओस की बूंदों के साथ मिलकर यह अम्लीयता के गुण को प्रदर्शित करती है। अम्लीयता के गुण को प्रदर्शित करती है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान हमारा राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के काठियावाड़ जिले, राजस्थान के अलवर जिले में हमारा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, तो गिर राष्ट्रीय पार्क हमारा गुजरात में स्थित है। यह एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 20, क्वाशरकोर नामक रोग किसकी कमी से होता है, तो इसका जो सही उत्तर है ये हमारा हो जाएगा प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर नामक रोग हो जाता है। यह प्रायः बच्चों में होता है। क्वाशरकर रोग के द्वारा ही जो बच्चों के शरीर का संतुलित विकास होता है ये विकास नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न है हमारा तंबाकू की आदत किससे होती है, तंबाकू की आदत जो होती है इसमें निकोटीन नामक एक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण तंबाकू की आदत होती है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 22, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती हैं, वयस्कों में इनका निर्माण कहाँ होता है, तो वयस्कों में आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, नहीं होते हैं। और इनकी जो औसत आयु होती है वो 120 डेज की होती है। और इनमें हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 23, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो समता का अधिकार है हमारा अनुच्छेद 14 से 18 में मिलती है। हमारे अनुच्छेद में हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है जो हमारे संविधान के भाग 3 में निहित हैं। पहला हमारा है क्षमता का अधिकार जो हमारे 14 से 18 में निहित है। दूसरा हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारे 19 से 22 में निहित है। तीसरा हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हमारा 23 और 24 में निहित है। चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारा 25 और से 28 में निहित है। और पांचवा है हमारा सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार जो 29 से 30 में निहित है। और छठवां है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में निहित है। अगला प्रश्न है हमारा नगर निगम के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है, तो नगर निगम का सदस्य बनने के लिए हमें 21 वर्ष की आयु पूरी करनी होगी, तब हम नगर निगम का सदस्य बन सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 25 कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की बैठक
संयुक्त रूप से बुलाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। यह हमारे आर्टिकल 243 तथा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। तो रूस के संविधान से हमारे मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। मौलिक कर्तव्य हमारे भाग 4 के का में निहित हैं और यह आर्टिकल 51 के का में इनको रखा गया है। अगला प्रश्न हमारा लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है। लोकसभा की जो कार्यवाही होती है, लोकसभा की जो बैठक बुलाई जाती है, उसके प्रथम घंटे को हम प्रश्नकाल कहते हैं। इसमें जो मंत्री और सदस्य लोग होते हैं वो प्रश्न पूछते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रथम भारतीय समाचार पत्र था। तो इसका जो प्रथम भारतीय हमारा समाचार पत्र था ये बंगाल गजट था। बंगाल गजट 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 30 किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला प्रश्न है हमारा स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका जो सही उत्तर है हमारा सी राजगोपालाचारी जी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया। तो 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 33 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को दांडी यात्रा को शुरुआत को माना जाता है। महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा की गई जिसके द्वारा नमक कानून को तोड़ा गया। इसी के साथ 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अगला प्रश्न है हमारा कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई। दयानंद सरस्वती जी ने एक नारा दिया था, उसका नाम था वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो हमारे दयानंद सरस्वती जी का नारा था। अगला प्रश्न है हमारा बारदौली आंदोलन का नेतृत्व करता था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बारदौली आंदोलन के नेतृत्व करता थे। यह आंदोलन गुजरात के बारदौली में चलाया गया था। इस आंदोलन में बारदौली की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई जी को सरदार की उपाधि दी गई थी। प्रश्न पूछे जाएंगे कि वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि कब प्राप्त हुई। तो बारदौली आंदोलन के समय वहां की महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है हमारा 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग जी हमारे 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है हमारा कि किस स्थान में 1857 के सिपाही विद्रोह की प्रथम घटना हुई। तो बैरकपुर में यह प्रथम घटना हुई। यह घटना बैरकपुर में मंगल पांडे सैनिक द्वारा की गई चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग को इनकार की घटना इस क्रांति की तात्कालिक कारण बनी। जो चर्बी युक्त कारतूस थी उसके इनकार के कारण से यह तात्कालिक घटना का कारण बनी थी। अगला प्रश्न है हमारा 1857 को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था। तो 1857 की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बीडी सावरकर जी ने कहा था। अगला प्रश्न है हमारा 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। तो 1857 की प्रतीक चिन्ह था कमल व रोटी। अगला प्रश्न है हमारा 1857 की क्रांति की वीरांगना लक्ष्मीबाई जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो 1857 की क्रांति लक्ष्मीबाई जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनकी शादी गंगाधर राव
जी से हुई थी। इनके पुत्र का नाम था दामोदर राव और इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व झांसी से किया था। आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में है, कि भारतीय सेना में चर्बी वाली बंदूक का क्या नाम था। इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो अच्छे से पसंद आई होगी। जितने भी प्रश्न मैंने बताए हैं उनसे संबंधित जितनी भी जानकारियां मैंने दी हैं, आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।